नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ड्रोन समेत हवाई खतरों, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा पर होगी चर्चा। पहले दिन अमित शाह ने घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा सूचनाओं के एआई विश्लेषण पर दिया जोर। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक अधिकारी और विशेषज्ञ हो रहे हैं शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं और निजी संदेश पुतिन को सौंपा। बैठक में भारत रूस व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु और आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर और रूस के प्रथम प्रधानमंत्री डेनिस मेदवेदेव ने IRIGC की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, अंतरिक्ष और कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों पर हुआ मंथन। विदेश मंत्री जयशंकर ने सहयोग को ठोस नतीजों और समयबद्ध क्रियान्वयन से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कारोबार और उद्योग की भागीदारी बढ़ाकर नए आर्थिक तकनीकी अवसर तलाशने की जरूरत बताई। झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर सियासी घमासान तेज है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार दबाने और पक्षपात का आरोप लगाया है। प्रतिमा कुमारी से कथित बदसलूकी के मामले में मरांडी भाजपा नेताओं के साथ कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने FIR की मांग करते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा मजिस्ट्रेटों का घेराव करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज करीब 500 BLO से संवाद करेंगे। मतदाता सूची सत्यापन और पात्र मतदाताओं के पंजीकरण पर चर्चा होगी। लखनऊ दौरे के दौरान ज्ञानेश कुमार ने BLO को लोकतंत्र की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस यानी BTTNF सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा। सम्मेलन में फिनटेक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की थीम मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित है। सम्मेलन में सदस्य देशों के शोध और विचारों के जरिए समावेशी विकास को आगे बढ़ाने पर मंथन होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में आगामी योजनाओं और नीतिगत प्रस्तावों पर होगी चर्चा। प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर मंथन की संभावना है। बैठक में कुछ अहम फैसलों को मंजूरी मिलने की भी है उम्मीद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। फडणवीस ने दावा किया कि सरकार ने 2029 तक आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन और लोकसभा सीटें बढ़ाने से जुड़े विधेयक लाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने संसद में इनका विरोध किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश पर आज होगी सुनवाई। मामले की सुनवाई मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में की जाएगी। इससे पहले 13 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख तय की थी। ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया पर आज की सुनवाई में आगे की दिशा तय होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल बीजिंग पहुंचे। वे आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वार्ता में सीमा विवाद के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विशेष प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना 2003 में सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए हुई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वो टोक्यो, नागोया और ओसाका जाएंगे और 200 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधियों वाले दल का नेतृत्व करेंगे। टोक्यो में गोयल जापानी उद्योग जगत के प्रमुखों और केइदानरेन के साथ बैठक करेंगे। वे जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री आकाजावा रसुई के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे।
दौरे का उद्देश्य भारत जापान व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करना है। मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान के कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और वह दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। उन्होंने जापानी प्रतिनिधियों को भारत में निवेश का न्यौता दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के एफटीए और इंजीनियरिंग प्रतिभा का लाभ उठाने का ये सही समय है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। इन्वेस्ट इंडिया पूरी मदद करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीबीएसई की शैक्षणिक व्यवस्था और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों की समीक्षा हुई। बैठक में सीबीएसई के प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कामकाज को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। फिलहाल परीक्षा पैटर्न या किसी नए नियम में बदलाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के प्रीमियर और वित्त मंत्री अतलियो डी विटली से नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, फिनटेक और निवेश सहयोग पर चर्चा हुई। विटली ने भारत के साथ वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और क्षमता निर्माण में साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई। सीतारमण ने साझा हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने का स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करो बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू समाज को निशाना बनाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उरुग्वे के राष्ट्रीय दिवस पर विदेश मंत्री मारियो रुबेटकिन, उरुग्वे सरकार और वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, अचानक बाढ़, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। आज सुबह राजधानी दिल्ली में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 26 और 27 अगस्त को भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश में आज आईएमडी ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अगस्त के दौरान पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। आईएमडी के अनुसार बिहार में 25 और 26 अगस्त को व्यापक बारिश हो सकती है। 27 से 30 अगस्त के बीच एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा और टोंक समेत कई जिले प्रभावित रहेंगे। मौसम विभाग ने 25 से 28 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। 28 से 30 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में देर रात क्राइम ब्रांच और एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने मेरठ निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी, पुलिसकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से कई घरों में दरारें आ गईं, जिसके बाद प्रशासन ने 3 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सौरभ भारद्वाज के खिलाफ प्रवेश वर्मा की मानहानि की शिकायत पर सुनवाई होगी। मामला एसएस मोटा सिंह निजी स्कूल से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का है। प्रवेश वर्मा का आरोप है कि भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हानिकारक बातें कही हैं। लखनऊ के विभूतिखंड बाजार स्थित आरवी हाउस नामक 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में सोमवार रात करीब 3 बजे भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के 8 गाड़ियां और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें मौके पर पहुंची।
सीएफओ लखनऊ अंकुश मित्तल ने बताया कि आग की घटना में कोई व्यक्ति अंदर नहीं फंसा। दमकल कर्मियों की ओर से मौके पर राहत बचाव काम जारी है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने 2040 तक भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में ग्लोबल सीईओ राउंड टेबल में जेपी नड्डा ने निवेश बढ़ाने, घरेलू विनिर्माण मजबूत करने और इनोवेशन व R&D को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक सेवा ऐप पेश किया, जिसके जरिए लोग घर बैठे स्पीड पोस्ट, पर्सनल बुकिंग और मनी ऑर्डर समेत डाक विभाग की कई सेवाएं ले सकेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ऐप को अब तक 10 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और 99 लाख पार्सल बुक किए गए हैं। वहीं ये ऐप 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। भोपाल में समृद्ध मध्य प्रदेश एक्ट 2047 कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर स्मारक का इसका विमोचन किया। और इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव की थीम वन इंस्टीट्यूट वन प्रॉमिस रही। इसमें विशेषज्ञों ने मध्य प्रदेश के विकास को लेकर सुझाव और विचार साझा किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबल 2.0 योजना के तहत 9,000 से अधिक श्रमिक परिवारों को 203 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। मोहन यादव ने की संबल योजना से अब तक 1 करोड़ 84 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ मिला। श्रमिकों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए श्रम स्टार रेटिंग और श्रमणा योजनाएं भी शुरू की गई। PMFME योजना से युवा उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने में मिल रही है मदद। चिराग पासवान ने कहा कि योजना के तहत 2 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य हुआ पूरा। मॉरिशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्री ने नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लोक सेवा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत मॉरिशस सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पेटियाहा के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। अर्जेंटीना ने की भारत मर्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार की वकालत। अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कार्सिनो ने कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं पूरक हैं और द्विपक्षीय व्यापार $6 अरब से अधिक है। मारियानो ने कहा कि मर्कोसुर के सदस्य भारत के साथ मौजूदा व्यापार समझौते का विस्तार करने के पक्ष में हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को और बढ़ावा मिल सकता है। मॉरिशस की वित्तीय सेवा एवं आर्थिक योजना मंत्री ज्योति जीतून ने कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार ब्रिक्स देशों और अफ्रीका के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर। ज्योति जीतून ने कहा कि स्थानीय मुद्रा में व्यापार से डॉलर पर निर्भरता घटेगी और भारत मॉरिशस व्यापार मजबूत होगा। उन्होंने मॉरिशस को भारत अफ्रीका व्यापार का गेटवे बनाने का जोर दिया। ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार ठहराने को बताया गलत।
जेमा के अध्यक्ष डॉक्टर सी के जैन ने कहा कि कीमतों में तेजी की मुख्य वजह बाजार की धारणा और आगामी गन्ना फसल को लेकर अनिश्चितता है। डॉक्टर सी के जैन ने कहा कि चीनी मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है और एथेनॉल उत्पादन से चीनी की उपलब्धता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के निर्यात पर लगाई पाबंदी को हटाया। इसके साथ ही आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं के आधारित उत्पादों के विदेशों में निर्यात का रास्ता खुला। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया। इसके अलावा कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और यूरियम गेहूं को भी निर्यात प्रतिबंध से मुक्त किया गया। भारत में UPI लेनदेन में बीते एक दशक में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में UPI लेनदेन की संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ हो गई, जो 2016-17 में 1.78 करोड़ थी। वहीं UPI लेनदेन की कुल वैल्यू बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। मंत्रालय ने कहा कि UPI अब देश की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर यात्रियों को साफ और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष सफाई अभियान शुरू किया। इस विशेष अभियान के तहत पानी की टंकियों, फिल्टर और वाटर कूलर की सफाई होगी। साथ ही खराब टैंक, पाइपलाइन और फिल्टर की मरम्मत या उसका बदलाव भी किया जाएगा। अडानी फाउंडेशन ने मुंबई पुलिस के वाहन बेड़े को मजबूत करने के लिए 100 नई गाड़ियों की खरीद हेतु 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया। अडानी एंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा कि ये सहयोग मुंबई की सुरक्षा में दिन रात जुटे पुलिस के सम्मान में है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय जाकर सुरक्षा व्यवस्था और जरूरतों पर चर्चा की। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों को सेकेंडरी सैंक्शंस की चेतावनी दी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर लगाए नए प्रतिबंध हैं। डिजिटल एसेट्स, सोना, टेक्नोलॉजी, एविएशन और शिपिंग सेक्टर भी निशाने पर। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी अनिश्चितकाल तक जारी रह सकती है। इससे हॉर्मुज़ में आवाजाही प्रभावित हुई है और तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। ईरान ने अमेरिकी दबाव पर किया तीखा पलटवार। संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेरी गालिबाफ ने अमेरिकी धमकियों को बेतुका बताते हुए कहा कि अब कोई उन पर भरोसा नहीं करता। मोहम्मद बागेरी गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान पर दबाव बढ़ाने की आर्थिक ताकत नहीं बची है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साझेदार अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों का इजराइल ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट को प्रतिबंधों के लिए बधाई दी। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की क्रूर तानाशाही से एक भारी कीमत वसूली है। इजरायली प्रधानमंत्री के अनुसार अमेरिकी सरकार का ये कदम पूरी तरह से न्यायसंगत है। संयुक्त राष्ट्र ने रूस यूक्रेन संघर्ष में नागरिकों की बढ़ती मौत पर चिंता जताई है। इसके बीच अमेरिका ने दोनों देशों से फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। यूक्रेन ने सहयोगी देशों से पैट्रियट इंटरसेप्टर की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है, जबकि रूस ने ऐसे युद्ध विराम का विरोध किया जिससे यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करने का उसको मौका मिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर कीव में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। साथ ही यूक्रेन को ब्रिटेन का समर्थन जारी रखने का दिया भरोसा। इस दौरान एंडी बर्नहम ने ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने और एयर डिफेंस मिसाइलों की आपूर्ति तेज करने का भी ऐलान किया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भूकंप प्रभावित चौकों और वेले डेल कोका का दौरा कर राहत पुनर्निर्माण कार्य तेज करने का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि वारू में 480 टन निर्माण सामग्री पहुंच चुकी है। टाइफून साडिल मरियानास को पार करने के बाद फिलीपींस सागर में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। ताइवान मौसम विभाग के अनुसार यह 28 अगस्त की सुबह ताइवान के उत्तरी हिस्से से गुजर सकता है। गिनी के कोनार्की में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से करीब 30 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हैं। हादसे में एक परिवार के करीब 9 सदस्यों की मौत हुई है।
भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2026 ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विसेंट कीमर को हराने में सफलता पाई। प्रज्ञानंदा ने दोनों रैपिड गेम जीतकर गेम खेले जाने के पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब फाइनल में प्रज्ञानंदा का सामना अमेरिका के दिग्गज ग्रैंड मास्टर फैबियानो करुआना से होगा। एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रतीति बोर्दोलोई ने बढ़त हासिल कर ली है। प्रतीति ने 7वें दौर में आका गौड़ा को हराकर एकल बढ़त हासिल की। ओपन चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता प्राप्त और संभावित ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने अपनी एकल बढ़त बरकरार रखी है। 7वें दौर में उनका मुकाबला इंटरनेशनल मास्टर विघ्नेश अद्वैत वेमुला से ड्रॉ रहा। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आज तीसरे दिन का मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम की कोशिश आज जल्द से जल्द श्रीलंका की पारी समेटने की होगी। इससे पहले टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन के स्कोर पर घोषित की। दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 2 विकेट पर 8 रन बनाए। ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पंत अब विदेशी या न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए टेस्ट मैच में भारत के लिए बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी ने यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो पर जुर्माना लगाया है। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन मैदान पर हुई झड़प के लिए दोनों पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। भारत टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया है। सितंबर में खेली जाने वाली 3 मैचों की सीरीज में इब्राहिम जादरान कप्तान होंगे। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान भी टीम में शामिल हैं। तीनों मैच 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे। सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स को डर्बी के नाइट क्लब में हुई घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। ये घटना शनिवार रात मिडिल इंग्लैंड के डर्बी में हुई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को विश्व कप के मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। कोल पामर के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेल्सी ने प्रीमियर लीग के नए सीजन की विजयी शुरुआत की। चेल्सी ने रोमांचक मुकाबले में फुलहम को 3-2 से हराया। मार्क कुकुरेला को रियल मैड्रिड ने आधिकारिक तौर पर अपने नए खिलाड़ी के रूप में पेश किया। सेंटियागो बर्नब्यू में क्लब अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेस की मौजूदगी में कुकुरेला ने अपनी नई नंबर 17 जर्सी हासिल की। 27 वर्षीय कुकुरेला ने रियल मैड्रिड के साथ 6 साल का करार किया है। वह चेल्सी के रियल पहुंचे हैं। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।